हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हमने पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है। खासकर इसमें वही चीज़ें करवा रही हैं जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में आ रही है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जीडी का एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 3। 2 पार्ट आपको मैंने पहले करवा दिए, आज जो हम करेंगे वो तीसरा पार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। कौन सा पूछा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में, कि अनुच्छेद बताइए और भाग बताइए, कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप पहले बताइएगा, उसके बाद चलेंगे हम आगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका जो वर्णन है भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क या 4A, ठीक है, 4 क या भाग 4A मौलिक कर्तव्य। लेकिन जब हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका वर्णन अगर आपसे भाग पूछा जाए तो कौन सा भाग है, भाग 4 है। और अनुच्छेद पूछे जाए तो अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। जान लीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए अनुच्छेद 36 से 51 और भाग कौन सा है, 4A या 4 क के नाम से जो ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं तो आप बताएंगे आयरलैंड से। आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश की देन है, तो किस देश के संविधान से भारत ने लिए हैं, तो आप क्या बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। भाग पूछा जाए 4A या 4 के, अनुच्छेद 36 से 51। अब देखिएगा, जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये मतलब उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में चेंजेबल नहीं है, यानी इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी परिवर्तन इसमें नहीं लाया जा सकता। आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत ये बात की गई है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 37। तो ये एक तरीके से अनुच्छेद 37 भी किससे संबंधित हुआ, नीति निर्देशक में सिद्धांतों में परिवर्तन से। तो वैसे किसमें वर्णन, 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उच्च न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, ये अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। क्लियर है? तो अपरिवर्तनीय मतलब इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये तो था हमारे लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको दिया है। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, कि कौन सा ऐसा संशोधन है, कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन है जिस संशोधन के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकारों की बजाय नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक, मौलिक अधिकारों की बजाय नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक मतलब महत्वपूर्ण बात बोला गया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन, पहला है 42वां, दूसरा आपके पास है 44वां 44, थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास है कि 52वां, और फोर्थ ऑप्शन है 56वां। तो आप बताएंगे कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा 42वां आएगा। क्या आएगा? 42वां। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है, मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 42वां संवैधानिक संशोधन
1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। क्लियर है? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोला गया है? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है संसद का। क्लियर है? निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। उच्च सदन को बुजुर्गा भी कह के पूछ सकता आपसे कि संसद का बुजुर्गा सदन कौन सा है? राज्यसभा। और अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। और आपसे एक बात और पूछ ली जाए कि संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? अभिन्न अंग कौन सा है? ठीक है, तो अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। और नाममात्र की कार्यपालिका पूछ लिया जाए, यानी कोई काम नहीं करता तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नाममात्र की कार्यपालिका अभिन्न अंग पूछा जाए तो नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति का। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था? क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदन का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? मैं अगर सीधे शब्दों में बात करूं, निर्वाचन से पूछा गया कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य का। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है लोकसभा को। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इतनी बात ध्यान रखिए कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य चुन सकता है? कितने सदस्य चुन सकता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 चीजों में जो है वो हमें कंफ्यूजन होती है, एक तो 2 में, ठीक है, और एक 12 में, और एक 14 में। तो देखिए सुनिए, ये 2, 12 और 14 ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। ठीक है, कैसे कि 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकता है, किस सदन के लिए? लोकसभा के लिए। क्लियर इतनी बातें? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछा गया कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य चुन सकते हैं, तो आप बताएंगे 12। कितने चुन सकते हैं? 12। लोकसभा के लिए 2, राज्यसभा के लिए कितने चुन सकते हैं? 12। अब ये 14 के लिए कंफ्यूज होते हैं जब पूछता है राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य चुन सकता है, राष्ट्रपति संसद के लिए कितने सदस्य चुन सकता है, तो आंसर आएगा 14। उस समय भी हम क्या आंसर देते हैं? 12, तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य चुन सकता है? 12। लोकसभा के लिए कितने? 2। और पूरी की पूरी संसद के लिए पूछा जाए 14 के लिए। समझ में आई इतनी? ये जो 2 सदस्य होते हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियंस। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। और अगर आपसे राज्यसभा में पूछा जाए कि राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में
चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो खेल है, चाहे वो कला है, उसमें जो व्यक्ति अपना संपूर्ण अपना वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो सदस्य होते हैं 12 जो राज्यसभा में चुने जाते हैं। और टोटल मिलाकर कितने हो गए? 14। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में सदस्य चुन सकता है राष्ट्रपति, आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य चुन सकता है, तो आप बताएंगे 81, अनुच्छेद 81 में। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य चुन सकता है? 12। किस अनुच्छेद के तहत? 81 के तहत। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है? तो आएगा अनुच्छेद 80। क्लियर है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य चुन सकता है, तो 81। ठीक है, 81। क्लियर है इतनी बातें? चलिएगा हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखेंगे। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते जाइए आराम से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? क्या संवैधानिक निकाय है? भारतीय संविधान के अनुसार हम 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से देखना है क्या संवैधानिक निकाय है, यानी कौन सी एक संविधान की संस्था है, यानी उसका वर्णन जो है वो संविधान में भली भांति किया गया है। तो ऑप्शन जो है आपके पास वो है वित्त आयोग। पहला ऑप्शन है वित्त आयोग। दूसरा ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है योजना आयोग। योजना आयोग। फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से एक बताना है आपने कौन सा संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, तो आप बताएंगे इसका आंसर पहले फिर मैं बताऊं। तो देखिएगा इसका आंसर आएगा वित्त आयोग। क्लियर है कि वित्त आयोग जो है हमारा उसका वर्णन किस में है? संविधान में है। तो एक बात बता दीजिए, वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आएगा? अरुण जेटली। एट प्रेजेंट बीजेपी मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, जो वित्त आयोग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अरुण जेटली जो हैं वो क्या है? वित्त मंत्री हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार इन निकायों में से जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में। क्लियर है? अनुच्छेद 280 में लगभग इसका जो वर्णन है वो किया गया। आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बताएंगे 280। क्लियर है? तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार बोला जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, आपसे पूछ लिया जाए देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश की जितनी भी सशस्त्र सेनाएं हैं, सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? कमांडर इन चीफ कौन होता है? देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास रक्षा मंत्री। अभी बता दीजिए फिर रक्षा मंत्री है कौन हमारी? रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री कौन है तो बताएंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, आजकल संसद में बड़ा मतलब विवाद चल रहा है। जो रक्षा मंत्री जो है इन्होंने एक भाषण दिया था संसद में अभी राफेल डील पर। आपको पता है राफेल एक
लड़ाकू विमान है जिसपे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं संसद में कौन है? राहुल गांधी। उनमें और मतलब बीजेपी के जितने भी नेता उनमें बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं इस लेकर, ठीक है। तो देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो रक्षा मंत्री है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। कौन है? ये तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से पता है। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास, तीनों सेवाओं के वरिष्ठतम चीफ, यानी मैंने सीधा लिख दिया वरिष्ठतम चीफ, यानी जो सेनाओं में सबसे वरिष्ठ होता है वो। चौथा ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एट प्रेजेंट कौन है इंडिया के? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो वेंकैया नायडू, ठीक है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वरिष्ठतम चीफ, राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो ये मतलब जितने भी सशस्त्र सेनाओं के कमांडर होते हैं, ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। क्लियर है? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का, यानी कोई भी राष्ट्रपति है अपने देश का और उपराष्ट्रपति का पद है, उसके लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों यानी कि जो भी चुनाव के समय विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये तो मैं आपको बता दूं कि कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अब क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद जो होते हैं उनका निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय करता है, तो ये उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद, यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कोई विवाद हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो कोई विवाद हो गया, ये अधिकार उच्चतम न्यायालय निपटाएगा। तो ये अधिकार कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा 4 ऑप्शन के बिना ही मैं आपको बता दूं तो ये उच्चतम न्यायालय का एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। ये कौन सा अधिकार है? इसका मौलिक अधिकार है। क्लियर है? तो इसमें ये जो निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय करता है, ये शक्ति जो दी गई है उच्चतम न्यायालय को कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71 में। क्या कहा गया अनुच्छेद 71 में? कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 71 में। क्लियर है? तो चलिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। पहला ऑप्शन लिखते ही बहुत से लोग जिनको क्वेश्चन अच्छे से थोड़ी पॉलिटी की नॉलेज है वो तो जान ही गए होंगे कि क्या आंसर आने वाला है। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वो है शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं, आएगा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो देखिएगा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके पास उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक पद और होता है जिसका नाम क्या? राज्यसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी पदेन अध्यक्ष मतलब कैसे कि जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर है तब तक वो क्या रहेगा? राज्यसभा के अध्यक्ष पर रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष
भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और अगर बात करें कि जब राष्ट्रपति नहीं होता, जब राष्ट्रपति है नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है, मतलब राष्ट्रपति ने किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया है या राष्ट्रपति भारत में प्रेजेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति का काम कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति। तो जितने भी राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं वो किसको मिलेंगे? उपराष्ट्रपति को मिलेगा, ठीक है। तो उस समय राज्यसभा का अध्यक्ष, उस समय राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा। समझ में आई इतनी बात कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल संभालता है, राष्ट्रपति के काम का संभालता है, तो उसे राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं कहा जाएगा। उस समय राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो किसी और को चुना जाता है। समझ में आई है इतनी बातें? तो आज के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो चलिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, कि भारत का ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, यानी जिसके लिए चुनाव ही नहीं हुआ, ठीक है, मतलब सहमति से चुन लिया गया, वो कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति भारत के वो कौन थे? एन संजीवा रेड्डी भी लिखा मिल सकता है, यानी एन का मतलब क्या है यहाँ पे? नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये एक औरत नहीं थे, जान लीजिएगा, व्यक्ति थे। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, अराजनीतिज्ञ, क्वेश्चन समझिए, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, भारत का पहला मतलब जो राजनीति में नहीं था लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रपति बनाया गया, जो राजनीति में नहीं था लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रपति बनाया गया, तो नदर देन कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक साइंटिस्ट थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, तब भी इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। तो आपसे पूछा जाए कि अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक वाला जो आएगा वो आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये आप अच्छे से जानते हो, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है या किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आसान होने के नाते इसके साथ थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बता दीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत? तो आप बताएंगे 56(1) के तहत। क्लियर है? 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, 56(1) के तहत। चलिए आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो पहली बार है चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।